हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के हिंदी के गोदली जो चैप्टर है, इसके प्रथम चैप्टर को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे लेखक परिचय क्या है। इसके बाद हम लोग उसके निबंध के बारे में समझेंगे, निबंध में जो कहानियाँ हैं उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इसका सब्जेक्टिव करेंगे। तो फिलहाल आप लोग देखिएगा, यहाँ सबसे पहले पहला चैप्टर हम लोग का क्या हुआ। तो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है हुआ, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। ध्यान दीजिए, वह भीमराव अम्बेडकर हैं। और यह क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह निबंध है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे वो लेखक परिचय में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो फिर से याद रखना है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में, तो दलित परिवार में। अब हम लोग देखेंगे हुआ नेक्स्ट क्या है कि हम मतलब उच्च शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा जब पूरी कर लिए तो यह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे। तो सबसे पहले वो गए थे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। उसके बाद वहाँ से वह कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में है। उनके पास तो उतना पैसे नहीं थे, तो किसके प्रोत्साहन पे गए थे, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। किसके प्रोत्साहन पे, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे वह कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा के लिए। उसके बाद वहाँ से बहुत दिनों तक उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे नॉलेज मतलब प्राप्त किए। उसके बाद वो इतिहास, मीमांसक, विधि विवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद एवं धर्म दर्शन के विख्यात होकर उभरे। यानी कि सभी सब्जेक्ट में बेहतरीन नॉलेज मतलब उनके पास हुआ। और वह सभी सब्जेक्ट जो जो हमने नाम लिखा है, इतिहास, मीमांसक, विधि विवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद एवं धर्मशास्त्र, धर्म दर्शन के विख्यात बनकर यह उभरे। वह अपने समय में सभी सुपठित जनों में से एक थे। यानी कि उनके समय में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनमें यह एक थे। उसके बाद आगे क्या है वह नेक्स्ट है कि उन्होंने स्वदेश में कुछ दिनों तक वकालत किया था। यानी स्वदेश मतलब होता है अपने देश में। अपने देशों में उन्होंने कुछ दिनों तक वकालत किया था। इसके बाद क्या हुआ कि मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाया। मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और बहुत प्रयास के बाद उन्होंने मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाया। किसको किसको, तो अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को। पहले के समय में क्या होता था कि छुआछूत की भावना अधिक रहती थी। यानी कि तुम छोटे कास्ट के हो तो तुम बड़े जाति के हो, इससे लेकर छुआछूत की भावना उनके समय में बहुत थी। उसके अलावा क्या था, स्त्रियों पर बहुत सारे पाबंदी था। उसके बाद अच्छी मजदूरी नहीं दी जाती थी, बहुत सारे उसके साथ भेदभाव किए जाते थे। तो उन्होंने मतलब मानवीय अधिकार और सम्मान किसको किसको दिलाया, तो अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ, तो उनके जीवन के प्रेरक व्यक्ति यानी कि जो भी हमारे पास कौन है, भीमराव अम्बेडकर हैं। इनके जीवन के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों उनके जीवन के प्रेरक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हुआ इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी जो भी किताबें हैं, कहानियां हैं, निबंध वगैरह है, या जो भी इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी है, तो द कास्ट इन इंडिया, बुद्ध एंड हिज धम्मा, देयर मैकेनिज्म, और नेक्स्ट क्या है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्या है हुआ, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। सबसे इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट है। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं निबंध, यह एनहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है जिसे 1936 में लाहौर वार्षिक सम्मेलन में इसको देने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन वहाँ पर कुछ उपद्रव के कारण यह इस भाषण को नहीं दे पाए थे। तो बाद में इस भाषण को उन्होंने तो वहाँ दिया नहीं, तो इस भाषण को किस रूप में लिखा है, तो स्वतंत्र पुस्तिका का नाम देकर इस भाषण को लिख दिया, इनहिलेशन ऑफ कास्ट को। इनहिलेशन ऑफ कास्ट हुआ इंग्लिश में बोलने के लिए था। इस इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो ललाई सिंह यादव ने किया है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो ललाई सिंह यादव ने किया है। यह किस पुस्तिका से लिया गया है, तो स्वतंत्र पुस्तिका का नाम दिया गया है जिसमें इनहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हुआ कि कल्याण मंत्रालय द्वारा संपूर्ण बांडवाई 21 खंडों में मतलब कि बांटा गया है। यानी कि इनकी जितनी भी रचना है, इनकी सभी रचनाओं को 21 खंडों में विभाजित किया गया है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्या है हुआ हमारे पास कि इनके उपनाम क्या है। इसके उपनाम क्या है हुआ, तो बाबा साहब आप कह सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह सकते हैं। इसके अलावा क्या है, संविधान निर्माता कह सकते हैं और मानव मुक्ति के पुरोधा कह सकते हैं। यानी कि संविधान निर्माता इनका नाम इसलिए पड़ा है ताकि यह संविधान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये संविधान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और मानव मुक्ति के पुरोधा, यानी कि जितने भी शोषित वर्ग के थे या छोटे वर्ग के जितने भी व्यक्ति थे उन सभी के लिए यह पुरोधा साबित हुए। उन लोगों को मतलब क्या है, मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाया। नेक्स्ट क्या है हुआ कि इनकी मृत्यु ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। इनकी मृत्यु 1956 में दिल्ली में हो गई थी। तो ध्यान दीजिए, वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, तो महू में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है हुआ कि जो भी हमारे पास भीमराव अंबेडकर हैं, या उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे अमेरिका में जो है, उसके बाद लंदन गए थे, वह इंग्लैंड में है। उसके बाद आपसे पूछेगा हुआ कि उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो किसके प्रोत्साहन पे गए थे, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हुआ आपसे कि मीमांसक, विधि विवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद एवं धर्म दर्शन के विख्यात होकर कौन उभरे, तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा हुआ कि भीमराव अंबेडकर ने कहाँ पर कुछ समय तक वकालत की थी, तो स्वदेश में यानी कि अपने देश में वकालत की थी, यानी कि यह भी क्वेश्चन कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकता है कि भीमराव अंबेडकर ने किसको मानवीय समान और अधिकार दिलवाया था, किसको किसको दिलवाया, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को, इस तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हुआ कि अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान किसने दिलवाया, तो भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के या बाबा साहेब के जीवन के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यदि यह तीनों ऑप्शन में रहेगा वो, तो लास्ट में लिखा रहेगा उपयुक्त सभी, या अन्यथा इस तीनों में से कोई एक होगा तो आप उसको चूज कीजिएगा, जैसे बुद्ध, कबीर या ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्या है वो, नेक्स्ट कह देगा कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो ललाई सिंह यादव ने किया है। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह कहाँ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हुआ कि द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हुआ कि भारत सरकार द्वारा संपूर्ण वर्णमय जो है, संपूर्ण वर्णमय कितने खंडों में बांटा गया है, तो 21 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है, 21 खंडों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हुआ कि मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है, तो मानव मुक्ति को पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। अब हम लोग हुआ इस इतनी सब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप तो जान गए। अब हम लोग इसके देखेंगे कि जो भी हमारी निबंध है, निबंध की क्या कहानी है, उसके बाद हम लोग फिर से सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव आपको बताए जाएंगे, इससे एक भी प्रश्न एग्जामिनेशन में मतलब बाहर से नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग इसकी कहानियाँ, निबंध में क्या है, तो निबंध में सबसे पहले है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जाति प्रथा का मतलब क्या होता है, वो कि जाति के आधार पर तुम छोटे जाति का हो तो तुम बड़े जाति का हो, तो तुम नीचे जाति का हो, लोग आपस में जातिवाद करते हैं, तो इसे हम लोग जाति प्रथा कहते हैं। और श्रम विभाजन क्या होता है, वो तो जाति प्रथा के आधार पर श्रम का जो कामों का विभाजन, श्रम करने का मतलब क्या है कि आप कोई ना कोई काम करें, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसे हम लोग श्रम कहते हैं, तो श्रम का विभाजन। जैसे सिंपल समझिए कि कोई यदि मतलब क्या है, लोहार है, यानी कि शर्मा जी के घर में कोई लड़के का जन्म लिया है, तो वह मतलब लोहार का ही काम करेगा। यानी किसी का घर नाई के घर में हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, तो वह केवल और केवल बाल काटने का काम करेगा। यदि किसी का जन्म पंडित के घर में हुआ है, तो मतलब कि वह क्या है, मतलब शादी विवाह मतलब वहीं करा सकता है, वहीं मंत्र वगैरह पढ़ सकता है, वहीं पूजा करा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करा सकता है। यानी कि ऐसी लोगों की भावना है या मानसिकता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं जाति प्रथा के आधार पर श्रम का यानी कि कामों का विभाजन करना ही क्या है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो ध्यान दीजिएगा, जाति प्रथा मतलब कि सबसे हानिकारक पहलू है, सबसे खराब है, मतलब इतना खराब है कि इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन खैर उस सभी बातों को आप लोग छोड़ दीजिए, शिक्षा के बदौलत आप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। मतलब कि जाति प्रथा से कोई लेना देना नहीं है, आप किस जाति में है, छोटे जाति में है कि बड़े जाति में, से कोई बहस नहीं है। आप शिक्षा प्राप्त कीजिए, आज सबसे आगे हो जाएगा। यदि आपके पास पावर रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आपको दबा नहीं पाएगा। खैर वो अलग बात है, अभी ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, तो श्रमिक विभाजन। और श्रमिक विभाजन इस पर मतलब कि बहुत बुरा प्रभाव है। जैसे कि कोई व्यक्ति जिस मतलब कि अब किसी व्यक्ति को मालूम थोड़ा है कि वह जन्म कहाँ लेगा, लेकिन कहीं भी किसी भी समाज में या किसी भी जाति में जन्म हो रहा है तो जाति के आधार पर कार्यों को बांटा जा रहा है। तो आजकल के जो लोग हैं, मतलब कि अभी सभ्य समाज के जो लोग हैं, इन लोगों की आवश्यकता क्या है, ये लोग जातिवाद को मतलब कि सही मानते हैं। क्यों मानते हैं, तो ये लोग कहते हैं जातिवाद को सही मानने का मुख्य कारण है कि जो लोग छोटे जाति का होंगे वो कोई भी काम करेंगे, जैसे नाली साफ करेंगे, मजदूरी का काम करेंगे, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे रोड साफ करेंगे, मतलब कि जो भी रेलवे स्टेशन साफ करेंगे, छोटे छोटे जो भी काम है वो सब नीची जाति के लोग करेंगे या छोटी जाति के लोग करेंगे। उन लोगों का मानना है, या ऐसी मानसिकता है। यानी कि अभी की जो सभ्य समाज है, इसलिए इसे लोग मानते हैं। क्यों, तो कार्य को कुशलता के लिए, यानी कि किसी भी कार्य को सही तरीके से चलाने के लिए या होने के लिए मतलब कि जातियों में विभाजन होना चाहिए कि किस जाति के लोग क्या काम करेंगे। तो यह तो मतलब कि उतना हद तक सही नहीं है, मतलब कि सही है ही नहीं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, जो आगे है वो तो करेगा नहीं, लेकिन जो पीछे है तो किसी भी जाति में पीछे हो सकता है और किसी भी जाति में आगे हो सकता है। तो इसमें जातिवाद की कोई लेन देन नहीं। इसके साथ साथ क्या होता है वो कि जातिवाद जो है, जाति का तो विभाजन करती ही करती है, मजदूरों का, इसके
साथ साथ श्रम काम का तो विभाजन करता है जातिवाद, और इसके साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। जो काम करने वाला मजदूर है उनका भी विभाजन कर देता है। मजदूरी में तो सभी जाति के लोग आ जाएंगे, सभी लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो नीची जाति का होगा उसे छोटे छोटे और काम करवाता है, सबके तुम करो ये हम नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि ऊंच नीच की भावना, यानी कि जातिवाद करते करते बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऊंचे जाति का हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम नीचे जाति का हैं। तो हम जैसे अभी हमारे पास भीमराव अम्बेडकर हैं, यह क्या है, मतलब कि दलित परिवार से बहुत नीचे जाति, इससे जाति उति कुछ होता नहीं है। मतलब कि जब उनके समय में सभी पढ़े लिखे व्यक्तियों में सबसे एक थे, यानी कि उनमें से भी एक थे, किसी का पावर नहीं था कुछ खोखने का। खैर वो अलग बातें हैं कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था, यानी कि पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि उनके जीवन में वह संघर्ष नहीं होता तो वो संविधान का निर्माण नहीं कर पाते, उतना शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो कोई भी समस्याएं आती है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अभी से लोग ही मतलब गर्भधारण में ही बच्चा होता है। जब गर्भधारण में मतलब ये गर्भ का धारण होता है, उसी समय से बच्चों का पेशा फिक्स कर दिया जाता है। यदि वह सुनार के घर में है तो सुनार बनेगा, पंडित के घर में है तो वह मतलब कि जो भी मतलब शादी विवाह कराएगा, मंत्र वगैरह पढ़ेगा। यदि नाई के घर में है तो बड़ा होकर बाल काटेगा, यदि धोबी के घर में है तो बड़ा होकर वहीं काम करेगा, यदि मोची के घर में है तो बड़ा होकर मतलब वहीं जूता उता सिएगा, साफ करेगा। और उसके बाद क्या है, जैसे शर्मा जी के घरों में है या लोहार लोगों के घर में है तो वहीं शर्मा जी वाला काम करेगा। यानी कि कोई भी दर्जी वगैरह के घर में गर्भधारण होता है बच्चों को, तो मतलब क्या है, लोगों की ऐसी मानसिकता है कि लोग उसको मान लेता है कि वह वही काम करेगा जो इसके पूर्वज करते आए हैं। और यह सबसे खराब चीज़ है, इसमें दिया गया है कि ऐसे हिंदू धर्म के लोग ऐसे मानते हैं कि ऐसा कोई कार्य को नहीं चुनते हैं जो उसके पूर्वजों द्वारा नहीं किया गया हो। यह जो भी हमारे पास हुआ मतलब क्या है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं यह ऐसा मानते हैं और ऐसे कार्यों को चुनते हैं मतलब कि जो उनके पूर्वज पहले से ही करते आ रहे हैं। जैसे तो जो भी मतलब क्या है लोग हैं, जैसे उन लोगों का पूर्वज जो काम को करते आ रहा है उसी काम को वह क्या करते हैं, हिंदू धर्म में लोग अधिकतर करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका मुख्य कारण क्या है, यह जाति प्रथा ही मतलब क्या है, हमारा बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ऐसे तो रोजगार सभी चीज़ों में, सिंपल सोचिए कि मैं बहुत अच्छा बाल काटना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा बाल काटना जानता हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे कास्ट का हूँ, तो सिंपल समझिए कि हम यदि वह कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, लोग उपहास उड़ाएंगे, 9-17 लोगों से क्या लेना है, अपना काम करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, इसी यही सोचकर। दूसरा सोचिए कि यदि सिंपल सोचिए कि हमारे पास बहुत सारे नॉलेज है, यदि हम चाहें तो किसी के मंत्र पढ़कर किसी का शादी विवाह करा दें, कुछ भी करा सकते हैं। ऐसे आप लोग गलत मत सोचिए, श्राद्ध भी कराया जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है, अच्छे शुभ कार्य भी कराए जा सकते हैं, अशुभ कार्य भी कराए जा सकते हैं, लेकिन लोग हमसे नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम पंडित जाति के नहीं हैं। तो लोग जाति प्रथा के आधार पर वह जो कार्यों को बांटें, ये सबसे बड़ी हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी का मुख्य कारण है। और इसका आर्थिक पहलू देखिए, वो यदि कोई बच्चा हमारे पास क्या है, सिंपल देखिए, टालू भाव और आर्थिक पहलू। तो सिंपल समझिए कि वो आपको किसी दूसरे काम में इंटरेस्ट है, यानी कि किसी दूसरे काम में आपको रुचि है। जैसे सिंपल समझिए कि आपको क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि है, आप क्रिकेट के बारे में रात दिन सोचते हैं, खेलते हैं और अच्छा जानकारी भी रखते हैं। और आपको ज़बरदस्ती से हम कहें कि ना आप हॉकी खेलिए या बैडमिंटन खेलिए, तो क्या आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? कभी भी उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सिंपल समझिए कि आपका मन है कि आप मैथमेटिक्स से पढ़ें और हम आपके पिताजी जो हैं वह कहें कि नहीं बायोलॉजी से पढ़ो, और आपका मैथमेटिक्स में अधिक से अधिक रुचि है और आपको ज़बरदस्ती बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो क्या आप उस सब्जेक्ट में बेहतर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो काम आपको ज़बरदस्ती से दिया जा रहा है, तो आप उसको टालू भाव से करोगे, यानी कि ऊपरा मन से करोगे। जिस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, मज़े नहीं आएंगे, वो काम आपका बेहतर हो ही नहीं सकता है। तो आप उस कार्य को टालू भाव से कीजिएगा। और किसी भी काम को आप नौकरी पर लगाया जाए उसको टालू भाव से कीजिएगा, तो उससे कम से कम पैसे आएंगे। जब कम पैसे आएंगे, काम अच्छा करवे नहीं कीजिएगा तो पैसा डेफिनेटली कम आने हैं। जब पैसे कम आएंगे तो उससे आपका आर्थिक पहलू हो जाएगा, यानी कि आप कमज़ोर होते चले जाइएगा, गरीब होते चले जाइएगा, आर्थिक रूप से आपको समस्याएं और दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए वो कहा गया है कि जो भी हमारे पास जातिवाद है, जातिवाद तो क्या है, आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी कि जो आर्थिक पहलू का मतलब जो गरीबी वगैरह होता है, अमीरी वगैरह होता है, नहीं, जो भी आर्थिक चीज़ें हमारी होती है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या है, तो जाति प्रथा। तो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक क्या है, तो जाति प्रथा है। ध्यान दीजिए। वो नेक्स्ट क्या हुआ कि जो भी हमारे पास इसमें लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया है, तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज का मतलब क्या होता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होने चाहिए। स्वतंत्रता मतलब कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र होने चाहिए, हमारा मन वही करेंगे, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं। हम चाहें तो खेलें, हम चाहें तो मतलब कि क्रिकेट खेल में तो क्रिकेट में बेहतर करें, हम चाहें तो बाल काटें, हम चाहें तो मतलब क्या है लोहे के औजार वगैरह बने, यानी कि जो हम चाहें वही करें, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा समानता होनी चाहिए, सभी लोगों को समानता, ऊंचा नीचा का भाव नहीं कि तुम बड़े जाति का हो, तुम छोटे जाति का हो, ये सब ऊंचे नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या हुआ, भ्रातृत्व। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा होना चाहिए, हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा है कि भाईचारे का मतलब होता है
भाईचारे का मतलब होता है दूध और पानी के समान मिश्रण होना। किसके समान मिश्रण होना? दूध और पानी के समान मिश्रण होना। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। जैसे आप दूध और पानी को एक साथ मिला दीजिएगा तो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, दोनों दूध ही हो जाते हैं। वैसे ही कहने का मतलब है कि किसी भी जाति के लोगों से कोई बहस नहीं है, सभी लोगों को हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसका ही दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। ऐसे लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है? वो तो जनता का जनता के द्वारा शासन करना। यह नहीं कि मतलब तुम मतलब प्रधानमंत्री बन गया तो ज़बरदस्ती करेगा, अपने मन की काम करेगा, ये सभी चीज़ें गलत है। लोकतंत्र का मतलब जनता का जनता के द्वारा शासन होता है। यानी कि जैसे सिंपल समझिए कि कोई आपके पास कहीं मतलब व्यक्ति है, उसको सभी लोगों ने वोट दिया, समर्थन दिया, तो वो मतलब चुनकर आया या जो जनप्रतिनिधि बना, तो उसका काम है सभी लोगों की समस्याओं को सुनना और हल करना, न कि उस पर राजा जैसा शासन करना। तब तो मोनार्ची हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए वो। इसके आगे हम लोग इस सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो फिलहाल अभी आप सुनिए, समझिए। और जो भी आपसे प्रश्न पूछेंगे वो है कि आदर्श समाज किस पे आधारित है? तो स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व पे आधारित है। नेक्स्ट हमारे क्या क्या है वो कि लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है वो? तो भ्रातृत्व है या भाईचारा है, या भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। भाईचारे में कैसा मिश्रण होना चाहिए? तो दूध और पानी जैसा मिश्रण होना चाहिए। इसमें आपको 3-4 प्रश्न अलग अलग दे देंगे कि दूध और पानी जैसा, तेल और पानी जैसा, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए वो। इसमें क्या है कि इतना ही हम लोगों को निबंध में कहानियाँ थी। इसके अलावा हम लोग इस सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव वगैरह देखेंगे। और सभी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। इसमें से एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं रहेंगे, सभी प्रश्न इसके अंदर से ही रहेंगे।